वो काफ़ी बड़ी हवेली थी। इर्द-गिर्द सुनसान इलाके थे। पुलिस की गाड़ियों का शोर माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। हवेली के सामने गाड़ियाँ रुकी और सारे पुलिस वाले अंदर से निकलते हवेली के अंदर दाखिल होने लगे। सफ़ेद फर्श को देखने लगे। वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। एक बेजान पड़े हुए वजूद को देख रहे थे। आगे-आगे चलते जा रहे थे। लगता है कोई भी नहीं बचा। इंस्पेक्टर अफान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए कहा और पूरी हवेली को देखने लगा। पूरे घर में देखो, कहाँ-कहाँ है? ये कहते वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर की तरफ आया। उन बेजान पड़े वजूद से लग रहा था कि 2-3 दिन तो हो चुके हैं इस हादसे को, मगर पुलिस को अभी इत्तला मिली थी। क्योंकि ये हवेली भी एक ऐसी सुनसान जगह पर वाक़या थी। बहुत खौफनाक मंज़र पेश कर रही थी। अफ़ान के भारी बूटों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। अचानक उसे एक कमरे से सिसकियों की आवाज़ आई। उसे कमरे का दरवाज़ा खोला। कौन है यहाँ? वो गुस्से में बोला। उसी लम्हे उसे पर्दे के पीछे छुपी कोई लड़की नजर आई थी, जिसके नीचे से सफ़ेद पाँव नजर आ रहे थे। बाहर आ जाए, जो कोई भी है देखे। कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझे। वो नरमी से बोल रहा था, प्लीज़ बाहर आ जाए, वरना मजबूरी में मैं खुद आपके पास आ जाऊँगा। वो चलता हुआ बाहर उसके पास आया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे। वो 12-13 साल की बच्ची लग रही थी। उसके सामने बैठा तो एकदम से वो अफान से लिपट गई। मुझे कुछ भी मत कीजिएगा, मुझे डर लग रहा है। वो नीचे, वो सब लोग उठ नहीं रहे। मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कौन हो? आप लोग मुझे भी मार दोगे? वो रोते हुए उससे पूछ रही थी। अफान को अपनी गर्दन भीगती हुई महसूस होने लगी। उसने अपना चेहरा अफान की गर्दन में छुपाया हुआ था। अफान ने उस छोटी सी लड़की को खुद से अलग किया। आप कौन हो? वो इसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। वो फिर से उससे लिपट गई। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मैं मर जाऊंगी अगर यहाँ पर थोड़ी देर में रही। मुझे कुछ हो रहा है, वो रोते हुए बोली। अफान उस बच्ची को देखने लगा। शायद वो सदमे की हालत में थी, इस वजह से उसके साथ लिपटी हुई थी। अगले ही पल वो अफान के बाजों में लड़खड़ा गई। अफान उसे बाजों में उठाता जल्दी से नीचे आया। ये जिंदा है, इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं। तुम बाकी सब देखो, मैं इसे लेकर अस्पताल जाता हूँ। सर किसी को भिजवा देते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा सदमे में है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मैं खुद ही जाता हूँ। वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और जब उसकी आंख खुली तो वो अभी भी डर रही थी। उसके सामने अफान बैठा था। पुलिस की वर्दी में मलबूस वो शख्स उसे सर से पैर तक देखने लगी। उछलता हुआ उसके पास आया। आपने देखा था? ये सब किसने किया? वो नरमी से पूछने लगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप कहाँ थी? बताए मुझे। वो हम लोग खेल रहे थे। मैं छुपी हुई तो अचानक मुझे नीचे से आवाज़ें आने लगी। जब मैं नीचे गई, उसके बाद वो रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। रोना बंद करें। रोना बिल्कुल भी नहीं ठीक। उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में इसने भर लिया। उसके सामने बैठा हुआ था और उसके सीने से लगी। उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। अफान ने उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो उसके साथ चिपकी हुई थी। आप मुझे अपने घर ले जाए, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। मामा बाबा के पास ले जाए प्लीज़। मामा बाबा कहाँ है? वो पागलों की तरह उससे उसके साथ बातें बातें करने लगी थी और उसे पीछे की तरफ लिटाता हुआ कहने लगा, आप यहाँ पर बैठो, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए। उसने फिर से अफान के बाजू को पकड़ लिया था। उसका बाजू नहीं छोड़ रही थी। इतने में डॉक्टर कहने लगे, देखिए बच्ची इस वक्त सदमे की हालत में है और इस वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आप परेशान मत हो, इसके साथ नरमी से और मोहब्बत भरा रवैया अपनाए तो ये ठीक हो जाएगी। उसे उस बात में सर हिलाया और साथ ही साथ उसने रोहान को कॉल की और कहने लगा, ये बच्ची मेरे पास है, तो इस बारे में फ़िलहाल किसी को कुछ मत बताना। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये ज़िंदा है, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। रोहान को कॉल करने के बाद वो आकर उसके बाहर बैठ गया। घर चलें? बाबा बाबा के पास मुझे लेकर जाए। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, अभी नहीं। मैं आपको आपकी मम्मा-पापा के पास ले जाऊँगा। अभी मैं आपको अपने मम्मा-पापा के पास ले चलता हूँ। नहीं, मुझे आपके मम्मा-पापा के पास नहीं जाना। मुझे अपने मम्मा-पापा के पास जाना है या मुझे आपके साथ रहना है। उसके कंधे से लिपटती बोली, अच्छा आपका नाम क्या है? वो नरमी से पूछने लगा। मुंतहा। वो निगाहें झुकाए बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे बाहर लेकर आया।
वो बार-बार अपने मामा-पापा के पास जाने की ज़िद कर रही थी और रात के 2 बज रहे थे। उसे गाड़ी में बिठाया, वो खुद दूसरी तरफ बैठ गया। आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। उसने देखा कि वो सीट की बैक साइड से टेक लगाए सो चुकी थी। अभी भी उसके चेहरे पर डर छाया हुआ था और उसे अपने बाजू में उठाता वो बाहर ले आया। उस वक़्त तक वो सारे घरवाले सो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ लेकर जाए। उसे लेकर अपने कमरे में आ गया, बेड पर लेटा था, उसके बालों को पीछे किया, उसके ऊपर कंबल दुरुस्त करता, खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। साथ ही साथ उसने सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट के गहरे कश लगाता वो सोई हुई बच्ची को देखने लगा। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आई। देखा तो रोहान की कॉल थी। मोबाइल को कान के साथ लगाकर उस बालकनी में खड़ा हो गया। देख, इस लड़की के बारे में पता चल चुका है उन लोगों को, वो जिंदा है। इस वजह से वो बच्ची अब तेरे हवाले है, उसका ध्यान तूने रखना है। रोहन संजीदगी से उसे बता रहा था। चलो ठीक है, बाकी तुमने देख लिया ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? परेशान मत हो। ये कहते उसने कॉल कट कर दी और उसके पास आया, उसे उठाने लगा, मगर वो नहीं उठी। उसके लिए नीचे किचन से वो खाना लेकर आया और फिर उसके मुंह पर हल्का सा पानी फेंका तो उठ गई और सामने बैठे हुए अफान को देखकर उसे डर लगने लगा। पीछे पीछे होने लगी, जैसे वो फिर से सदमे की कैफियत में चली गई। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आपने खाना खाया ना? वो उस बात में सर हिलाने लगी। मुंतहा को भूख का एहसास होने लगा। आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे? मुंतहा ने मासूमियत से पूछा। तो एक लम्हे के लिए ठड़क गया, फिर कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। ये कहते हुए उसे खाना खिलाने लगा। आपको खुद खाना नहीं आता? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे मेरे बाबा खिलाते थे। अच्छा, बहुत जल्दी अब अपने बाबा के पास चली जाओगी। उसे महज दिलासा ही दे सकता था। सच में? लेकिन वो तो अल्लाह के पास गए हैं ना? ये सुनकर उसके हाथ रुके थे। मुझे पता है, मैं कभी बाबा के पास नहीं जा सकूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ना पता हो। उसे देखने लगा, हंसते हुए बोला, अब कितने साल की हो? मैं 13 साल की हूँ। वो डरते हुए उसे बताने लगी। आप मुझे ना मारोगे ना? आप मुझे इन अंकल से बचा के रखोगे ना, जिन्होंने भाभा को मार दिया था, मामा को, चाचू को, सबको मार दिया। आप मुझे उनसे बचा के रखोगे ना? वो मासूमियत से सवाल करने लगी। उस बात में सर हिला गया। चले, अब आप सो जाए, कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। मैं जाग रहा हूँ पक्का, मैं सुकून से सो जाऊँ। उस बात में सर हिलाने लगा। वो अभी भी बहुत डरी हुई लग रही थी। वो 2 दिन उसके घर में थी और किसी को पता नहीं चला। ये बात उसे परेशान करने लगी थी। सबीहा दरवाजे पर दस्तक होती देखकर उसकी आंख खुली। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो सोफे पर लेटा सो रहा था। उसकी नजर सामने बेड पर सोई उस मासूम सी लड़की की तरफ गई। चलता हुआ उसके पास आया। मुंतहा, मुंतहा उठो। उसके गाल को थपथपाता उसे उठाने लगा। बाल उसके बिखरे हुए थे, जिनकी शोल्डर तक कटिंग थी। वो जैसे ही उठी, अपने बालों को पीछे किया और सामने बैठे उस शख्स को देखकर एक लम्हे के लिए डरी, फिर सारे कमरे को देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? वो डर के मारे बोली। अफान उसे समझाने लगा। अंदर से आती आवाजें सुनकर शुमाला बेगम की पेशानी पर पल नमूदार हुए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। बेटा, सुबह सुबह किससे बातें कर रहे हो? मगर सामने बैठी हुई बच्ची को देखकर शुमाला बेगम ठटक गई। बेटा, ये कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? अफान कहने लगा, मामा, मैं बाद में बताता हूँ। मुंतहा, ये देखो, ये मेरी मामा है। ये आपको लेकर जाएंगी, आपको अच्छे से तैयार कर देंगी, आपको कपड़े भी देंगी, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। वो नरमी से उसे समझाने लगा। उसने इस बात में सर हिलाया और शुमाला बेगम को देखने लगी। मामा प्लीज़ एक दफ़ा इसका ख्याल रखें, बाद में मैं बताता हूँ। उसके बारे में नरमी से कहता बाथरूम की तरफ चला गया। वो बार बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती, फिर शुमाला बेगम की तरफ देखती। बेटा इधर आओ, आप कौन हो? नरमी से उसने पूछा। वो मेरे मामा पापा को किसी ने मार दिया था ना, तो फिर अफान मुझे अपने साथ लेकर आया है। उसे फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजे की तरफ देखा। इधर मेरे साथ आओ। उसके हाथ को पकड़ते उसे अपने कमरे में लेकर आई। अहमद साहब जो अभी अभी ही उठे थे, एक बच्ची को देखकर उनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। शुमाइला बेगम, ये कौन है? उन्होंने शुमाइला से पूछा। अफान के साथ आई है। अफान के साथ? क्या मतलब? देखिए, बच्ची है, उसके माँ बाप नहीं है, इस वजह से अफान लेकर आया है। वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी बात नहीं बताना चाहती थी। आप कौन है? मुंतहा ने फौरन उस शख्स से पूछा। ये अफान के बाबा है।
मैं अफान की मामा हूँ। आ जाओ, आपको सबसे मिलवाती हूँ। पहले मैं आपको चेंज करवाती हूँ, आ जाए। ये कहते वो अलीशा के कमरे में उसे लेकर आई। अलीशा के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसे एक छोटी सी बच्ची की तरफ देखा। मम्मा, ये कौन है? अलीशा ने फौरन पूछा। ये आज से आपकी नई दोस्त है, उन्होंने अलीशा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुंतहा ने फौरन से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। छोटी सी लड़की, मम्मा ये कौन है? उससे फिर से पूछा। ये आपकी दोस्त है ना, आज से ये हमारे घर में रहेगी। चलो अब अपना अच्छा से ड्रेस निकाल कर दो अपनी दोस्त को। अलीशा ने फौरन से ड्रेस निकाल कर दिया। चलो जाओ, आप शावर ले लो, उसके बाद आप चेंज करके बाहर आओ। मैं यहीं पर बैठी हूँ और आपका वेट कर रही हूँ। आप पक्का यहाँ से नहीं जाएंगी ना? उसे शुमाइला बेगम का बाजू पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, मैं नहीं जाऊंगी, मुस्कुराती हुई शुमाइला बेगम ने कहा और कपड़े पकड़ती बाथरूम की जानिब चली गई। काफी वक्त के बाद वो शॉवर लेकर बाहर आई। वो 12 साल की थी, मगर बहुत ज्यादा लाडली लग रही थी। जिस तरह वो बच्चों जैसी बातें कर रही थी और उनके पास आई। इधर आओ, मैं आपके बाल खुश्क करूं। वो ड्रायर से उसके बाल को खुश्क करते हुए अच्छे से उन्हें पोनी में बांधा और उसे नीचे लेकर आई। डाइनिंग टेबल पर सब हैरत से उस बच्ची की तरफ देखने लगे। शमाला बेगम ने उसे सबसे मिलवाया। ये अफान के चाचू हैं, ये चाची हैं, ये बीजान है। उन्होंने बीजान की तरफ इशारा किया तो जाके बीजान के पास बैठ गई। इतने में उसने देखा कि अफान भी आ गया था और वो इन सबके दरमियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। जैसे ही अफान आके बैठा तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वो अफान की तरफ देखते हुए बोली। अफान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने ड्यूटी पर जाना है, लेकिन ये आपके साथ है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, उन्होंने नरमी से कहा। और उसके बाद अफान तो चला गया, मगर सारा दिन उसने शुमाइला बेगम का दिमाग खाए रखा। अफान कब आएंगे? वो अभी तक आए क्यों नहीं है? वो बार बार घड़ी की तरफ देखती। बेटा, वो रात को लेट आएंगे, आपको कुछ खाना है? मैं आपको बना कर देती हूँ। वो नफ़ी में सर हिलाने लगती। आप एक काम करो, आप थोड़ी दिन ना आराम कर लो, बस अलीशा के आने का टाइम है, वो स्कूल से वापस आएगी, फिर आप उसके साथ बातें कर लीजिएगा। नहीं, अफान कब आएंगे? मुझे आप अफान का बताएं। बेटा, अफान भी आ जाएगा, देखना किसी बच्ची को अफान से मोहब्बत ही ना हो जाए। बीजान की बात सुनकर शुमाइला बेगम के लोगों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे जिस तरह अफान अफान कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये छोटी बच्ची है। बीजान, आप भी कैसे बातें करती हैं? शुमाइला बेगम ने मजाक में बात उड़ा दी। पास बैठी हुई जीनत बेगम कहने लगी। बच्ची तो वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी है, किसी अमीर घराने की ही लगती है। आपको पता है अमीर घरों में कैसे मामला पेश आते हैं? पता नहीं किसने इतना बड़ा जुल्म किया। शुमाइला बेगम कानों को हाथ लगाने लगी और किचन की तरफ चली गई। जीनत बेगम भी उठकर चली गई। बस वहां पर बीजान बैठी हुई थी। इतने लाउंज में अलीशा दाखिल हुई। सलाम किया तो अलीशा को देखते ही वो खुश हो गई। आप आ गई हैं? मैं सुबह से आपका अफान का इंतजार कर रही हूँ, अफान नहीं आए। उसे पीछे देखा। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलती हूँ। अफान अभी तक नहीं आए, उन्होंने रात को आना ना। उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। आपको पता है मैंने भी यही किताबें पढ़ती हूँ। वह उसे मुस्कुराते हुए अलीशा से कहा। अच्छा, मतलब तुम भी मेरे जितनी ही हो? हाँ, लेकिन मुझे छोटी आप लग रही हैं। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ी। अफान भाई जब आएंगे ना, फिर उनके साथ रात को आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई। तुमने मम्मा को कहना था ना, मम्मा ने तुम्हें पास्ता बना कर देना था। नहीं, वो मुझे नहीं वो खाना होता, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। वाह, तुम नहीं खाती? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं मम्मा को बोलूँ वो बनाएंगी, फिर हम मिलकर खाएंगे। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे अफान के पास जाना है। अफान भाई ने तो रात को आना है ना, तब तक मेरे साथ टाइम गुजारे। अलीशा ने मुझे अच्छी कंपनी दी और वो अफान के कमरे में जाकर बैठ गई। रात का खाने के बाद वो अफान के कमरे में ही चली गई थी। अलीशा उसके पास काफ़ी देर बैठी रही। मुझे तो सुबह स्कूल जाना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बस अफान भाई 5 मिनट तक आ जाएंगे। वो उस बात में सर हिलाने लगती। तुम मेरे पास रहो ना, उसने अलीशा को अपने पास रहने का कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और अफान थका हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अफान को देखते ही फौरन से अफान से लिपट गई। चलो ठीक है, अफान भाई आ गए, मैं जा रही हूँ। अलीशा ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसकी तो नींद से बुरी हालत होने लगी थी। इतनी देर तक वो जागती ही नहीं थी। अफान उसे लेकर सोफे पर आया। यहाँ बैठो,
कैसा गुजरा आपका आज दिन? मैंने आपको सारा दिन बहुत ज़्यादा मिस किया। वो अफ़ान की तरफ देख के मुँह फैलाते हुए देखने लगी। अच्छा, ऐसी बात है। मामा ने आपका रूम सेट करवा दिया है। मैंने आपको आपके रूम में छोड़ कर आऊँ? वो नफ़ीन की सर हिलाने लगी। पर मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपके पास सोना है। वो अफ़ान के बाजू से लिपट कर उसके बाजू पर अपना सर टिकाते कहने लगी, क्या हो गया है? मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। वो रोते हुए उसके सीने से लग गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और अफ़ान उसे गौर से देखने लगा, मगर वो यूं ही उसके साथ चिपकी हुई थी। मुझे नींद आई हुई है, वो रोते हुए बोली। तो आप रो क्यों रही हैं? मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही है। वो बच्चों की तरह कहती न जाने कितनी देर तक रोती रही और यूं ही उसके बाजू की हिजार में सो गई और अफ़ान उसे देखने लगा। अफ़ान ने यही सोचा था कि वो उसके किसी रिश्तेदार के हवाले से कर देगा, क्योंकि बाकी जो कुछ भी उस तरह सब कुछ उस बच्ची का ही तो था, लेकिन उसके रिश्तेदारों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अफ़ान ने उसे बेड पर लिटाया, मगर उस वक्त वो सोफे पर सोने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो कमरे से बाहर जाने लगा। फिर उसके मासूम चेहरे को देखा कि रात को वो उठकर डर गई तो फिर क्या होगा। वो दोबारा से आकर काउच पर बैठ गया। कभी कमरे में टहलने लग जाता, फिर आहिस्तेगी से आकर दूसरी तरफ बैठकर कोने में सोने के लिए लेट गया। दिन भर का थका हुआ न जाने कब नींद की वादियों में चला गया। सुबह वो उसके करीब थी, बहुत ज्यादा करीब सो रही थी। वो झटका खाकर उठा और उससे दूर हुआ। वो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं थी, क्यों ही उसके साथ सोता। उन दोनों के दरमियान कोई एक ऐसा रिश्ता भी नहीं था जिसकी बना पर उसकी इतना करीब आता। उसके चेहरे को देखने लगा जहां दुनिया जहान की मासूमियत सजाए वो सो रही थी। शमाला बेगम ने कमरे का दरवाजा खोला। उसे यूं बेड पर सोता हुआ देखकर शमाला बेगम की पेशानी पर बल नमूदार हुए। अफान बेटा, मैंने इसके लिए कमरा सेट करवा दिया है, वहां इसे सुला देते। मामा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सोई नहीं। उस दिन के बाद ऐसे होने लगा है। वो रात को अफान के साथ चिपक जाती, जिससे अफान आता उसके साथ रहती। अफान ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में जरा सा बदलाव नहीं पड़ रहा था। हर वक्त अफान के साथ चिपके रहना उससे अफान को भी कोफत होने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि अपने आप से इस बच्चे की आदत होने लगी थी। रात का वक्त था, वो कोई ज़रूरी काम कर रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। कुछ दिन से तो वो अलग कमरे में सो रही थी, मगर आज उसे फिर अपने कमरे में देखकर अफान थोड़ा परेशान हो गया था। गुड़िया, अब यहाँ क्यों आई है? उसने नरमी से पूछा। वो चलते हुए आकर उसकी गोद में सर रखते हुए आंखें बंद करके, मुझे डर लगता है, मुझे सिर्फ आपके पास सोना है, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। मैं क्या आपसे जगाती हूँ, मुझे मम्मा पापा के पास ना लेकर जाए, मुझे किसी और के पास ना ले जाए, मुझे बस आपके पास रहना है। वो रोते हुए उसकी गोद में चेहरा छुपाए बोली। उसे सीधा करता उसके आंसुओं को साफ करने लगा। ऐसे नहीं रोना चाहिए, जाए अब अपने कमरे में जाए, मुझे भी यहाँ सोना है, मैं आपके पास ही सोना है ना। उसके सीने से उसकी इस दफा फिर से चिपक गई और आंखें बंद कर गई। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई थी। वो आहिस्तगी से उसे उठाता उसके कमरे में लेकर आया। उसके ऊपर कंबल सेट करने के बाद वो दोबारा से सो गया। मगर रात का न जाने कौन सा पैर था, चिल्लाने की आवाज से उसकी आंख खुली। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। देखा तो शुमाइला बेगम और बाकी सब भी अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। चिल्लाने की आवाज मुंतहा के कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा खुला। कमरे के दरमियान वो सहमी हुई बैठी हुई थी, अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। वो जल्दी से मुंतहा के पास आया। मुंतहा, क्या हुआ है? अफान की आवाज सुनते ही वो रोते हुए चिल्लाते अफान के सीने से लग गई। उसे नाखुन मारने लगी। मैंने आपको बोला था मुझे आपके पास रहना है, क्यों मुझे यहाँ भेजा? वो कोई आया था, वो मुझे मार देता, फिर उसने जैसे मामा पापा को मार दिया। रोते हुए वो ऐसे इसे बोल रही थी। कौन आया था? बहुत ज्यादा परेशान हो गया था वो उससे लिपटी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए। अफान ने उसे सीने से लगाते उसकी पुष्ट को सहलाया। बस, अब रोना नहीं। वो भी बच्चों की तरह ही रो रही थी। एक लम्हों भी उसकी आंखें खुश्क नहीं हुई थी। अपने सीने से लगाए यूं ही वो रात भर बैठा रहा। सुबह अहमद साहब के कहने पर मेरे ख्याल से फन में इस बच्ची से निकाह कर लेना चाहिए, बगैर किसी रिश्ते के वो तुम्हारे इतना पास आती है। ये सुनकर उसने अपने मामा पापा की तरफ देखा और सब बार बार यही कह रहे थे कि वो उससे निकाह कर लो, क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं रहना चाहती।
हमसे उसे खौफ महसूस होता है। बाकी वो दुनिया वालों का मुकाबला कैसे करेगी? 2-3 दफ़ा उसके स्कूल से भी कॉल आई है कि वो डर जाती है। तो बेहतर यही है कि तुम उससे निकाह कर लो। लेकिन बाबा जान ऐसे कैसे? मैं उससे निकाह कर सकता हूँ, वो तुम्हारा मसला है। या फिर ऐसा करो कि उस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एक काम करो, उसे कहीं छोड़ कर आओ। जब तक केस हल नहीं होगा, जब तक उसके माँ-बाप, उसके रिश्तेदार के बारे में पता नहीं चलेगा, उसे कहीं और छोड़ के आओ। ऐसे में वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वरना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अहमद साहब की बात सुनकर वो कहने लगा, ठीक है, तो उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो भी निकाह के लिए मान गई, क्योंकि वो हमेशा अफान के साथ ही रहना चाहती थी। उसे डर लगता था बाकी दुनिया वालों से। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या होने लग जाता था। अगले दिन अफान का और उसका बहुत सादगी से निकाह हो गया था। निकाह के बाद वो अफान के कमरे में ही आ गई थी। अफान परेशान बालकनी में खड़ा हुआ था। मोबाइल निकालते उसने रोहान को कॉल की और उसने सारी सिचुएशन के बारे में रोहान को बताया। रोहान कहने लगा, देखो, जो कुछ भी किया है तुमने ठीक किया है। फिलहाल बस इतना तुम्हें एहसास करना है कि वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे अपने पास रखो, उसका तुम ख्याल रखने की कोशिश करो, क्योंकि मुसलसल उसकी जान को खतरा है। और इतने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। उसे इस बात में सर हिला दिया। बेड पर आकर मुंतहा के पास बैठा। इधर मेरे पास आए। उसे नरमी से मुंतहा को अपने पास आने को कहा। पहले तो आप मुझे अपने पास नहीं आने देते थे। हाँ, क्योंकि पहले हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब आप मेरी बीवी हैं और इस वजह से मैं आपको अपने पास आने दे रहा हूँ। अब आप मुझसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ मैं। आप मुझे ठीक ठीक बताएं। वो कहने लगी, जी पूछे। ये कहते हुए वो उसके करीब आ गई और उसे अपने बाजू के हिसार में लेता हुआ कहने लगा, आपके मामा पापा के कोई दुश्मन थे? आप इनको पहचानती हैं जिन्होंने ये सब किया था? आपने किसी को तो देखा होगा? वो लफी में सर हिलाने लगी, नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को भी। पक्का? उस बात में सर हिला के, अब हम बस हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? मुझे कहीं भी छोड़ कर नहीं जाएंगे ना, मामा पापा की तरह? वो अफान के चेहरे पर देखते हुए पूछने लगी। अफान ने हंसते हुए सर हिला दिया, नहीं, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता वो मोहब्बत भरा बोसा उसकी पेशानी पर दे गया था। और अपने मामा पापा से बिछड़ने के बाद आज पहली दफा उसे किसी ने यूं पेशानी पर बोसा दिया था। वो मुस्कुराते उस अफान को देखने लगी। मामा पापा के बाद मुझे सबसे अहम आप हो, ये कहते हुए उसके करीब होती अपनी आंखें बंद करके। सुबह सुबह जब अफान उठा, फ्रेश होने के बाद उसने जैसे ही अपनी शर्ट उठाई तो उसके पीछे जला हुआ निशान देखकर उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। नूरी, नूरी कहाँ हो? वो नूरी को पुकारता जैसे ही नीचे आया तो वो घबराते हुए उसके सामने आ गई। क्या हुआ है साहब जी? ये मेरी शर्ट देखो तो सही। सही क्या हुआ इस पर? वो गुस्से में बोला। वो मुमता बीबी ने बोला था कि वो आपके काम खुद करना चाहती हैं। वो तो बच्ची थी और तुमने उसे पकड़ा दी। देखो, उसने जला दी है। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो आईने के सामने खड़ी थी। ये क्या किया है मुंतहा आपने? इससे पहले कि वो मजीद कहता, मुंतहा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करते करते रह गया था। उसके मुंह पर फैली हुई लिपस्टिक देखकर वो चलते उसके पास आई और कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। ये क्या है? मैं आपकी बीवी हूँ ना, मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली, ये देखो, सारा मुंह आपने खराब कर दिया। इधर मेरे पास आओ। उसके बाजू से पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता उसके चेहरे पर लगी सारे लिपस्टिक को टिश्यू से साफ करने लगा। ऐसे आप बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। सच में वो इस बात में सरल आ गया। जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाए, मैंने आपको स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। ब्यूटी पर मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो बहाना बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छी तरह जानता हूँ जो आपके पेट में तकलीफ हो रही है ना। चले, शाबाश, उठे, जल्दी गए, मैं आपको स्कूल छोड़ कर आऊँ। नहीं, एक छुट्टी करने देना प्लीज। अलीशा भी आज नहीं गई। अच्छा, तुम्हें अलीशा के साथ बातें करनी है? वो इस बात में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में कितने अरसे के बाद वो मुस्कुराहट और चमक देख रहा था। चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तंग मत करना मामा को, पहले भी तुम तंग करती हो। अलीशा, उसका तो काम ही तंग करना है। नहीं नहीं, अलीशा से मैं थोड़ा तंग करूंगी। शमाइला मम्मा को बस थोड़ी सी,
वो मुस्कुराते हुए बोली और वो मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। झुक कर उसकी पेशानी पर बुसा दिया, कहने लगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैंने रात को लेट वापस आना है, जल्दी आएगा, वरना मैं आपको कॉल करके तंग करूंगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, आप तंग कर लेना, मेरा मोबाइल बंद होगा। ये कहते हुए वो चला गया और वो अलीशा के पास आ गई। अलीशा के साथ वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील करती रही। दोपहर के वक्त मोबाइल उठाते हुए अफान को कॉल करने लगी। पहली बेल पर ही अफान ने उसकी कॉल पिक कर ली। क्या हो गया है, सब्र नहीं हो रहा क्या? अफान ने हंसते हुए कहा, आप कब तक आएंगे? मैं ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरी जान। इस रात में हम जल्दी वापस आ जाएंगे, काम खत्म हो गया है। वो खुद भी कोशिश कर रहा था कि आज जल्दी चला जाए। रोहान उसके बदले हुए तेवर देखने लगा। बेगम ज्यादा अच्छी लग गई है क्या, जो आजकल घर जाने लग गया है तो? रोहान की बात सुनकर वो हंसता हुआ कहने लगा, पता नहीं क्या है, अजीब सी उसकी आदत होती जा रही है। ध्यान से आदतें अच्छी नहीं होती, क्या पता उसे छोड़ना पड़ जाए। नहीं, कभी नहीं। एक लम्हे में उसे खुद से दूर नहीं करूंगा, ना कभी अपनी जिंदगी से निकालूंगा। रात को उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया। अलीशा को आइसक्रीम देने के बाद वो जब कमरे में आया तो सामने वो बेड पर बैठी मोबाइल पर लगी हुई थी। उसे देखते हुए आते ही उससे लिपट गई। हमेशा वो ऐसे ही बच्चों की तरह उससे लिपट जाती थी। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? उसे आइसक्रीम दी। वाह! वो आंखें पूरी खोलते हुए बोली और वो इसके बच्चों जैसी रिएक्शन देखने लगा। आइसक्रीम खाते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अफान उसके पास आया, आहिस्तगी से उसके करीब होता उसके गाल पर लगी आइसक्रीम को साफ किया तो हंसते उसे देखने लगी। वैसे आप मुझसे लेकर भी खा सकते हैं, ये ले, ऐसे लगी हुई खाने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर अफान हंसने लगा। अफान के जज्बात उसके लिए बदलने लगे थे। वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या होता जा रहा है। उसके बाजू से पकड़कर से अपने करीब करके अपने हिसार में लेता कहने लगा, हाँ, अब आराम से बैठकर खाओ। उसके चेहरे को देखते देखे जा रहा था। कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? वो उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहते हुए पूछने लगा। उसके कान के करीब होकर कहने लगी, कभी भी नहीं, हमेशा आपके पास रहूंगी। और मुस्कुराई थी। लेकिन आपको पता है, मुझे मम्मा पापा बहुत याद आते हैं। वो जब भी अपने माँ पापा का जिक्र करती थी तो उसकी आंखें भीगने लग जाती थी। और अफान तो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और यूं आइसक्रीम खाने के बाद उसके बाजू में हिसार में उससे बातें करती नींद की वादियों में चली गई। और अफान न जाने कितनी देर तक उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखता रहा, उसे महसूस करता रहा। सुबह वो काफी ज्यादा जल्दी में था। जल्दी जल्दी से कहने लगा कि स्कूल के लिए तैयार होकर आओ, आज मुझे खुद स्कूल लेने आइएगा प्लीज। मेरी दोस्तें कहती हैं कि उन्होंने मेरा हस्बैंड देखना है, वो इस वजह से आप आएंगे ना? उसने लाड से कहा, ठीक है, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। ओके, चलो अब जल्दी करो, बार बार कॉल्स आ रही हैं, इस वजह से मुझे जल्दी जाना है। आए मेरे बाल बना दे। वो वैसे अपनी टोनी पकड़ाते हुए बोली, बस ये काम भी मुझे ही करना है। वो जल्दी से उसके बालों को पोनी से जगड़ता हुआ बोला और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन चला गया। यार, ये केस बहुत ज्यादा उलझता जा रहा है। बस इतना पता चल चुका है कि जो मुल्ताहा के चचा जान है, उन्होंने ये सब कुछ किया। दुश्मनी की बुनियाद पे मुल्ताहा के माँ बाप ने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से फैमिली वाले उनसे नहीं मिलते थे। लेकिन दो भाई मुल्ताहा की फैमिली और उसके छोटे चाचू की फैमिली आपस में साथ रहते थे। और ये सब कुछ करने वाला उसका सगा बाप और इसके बड़े दोनों भाई हैं। और अब समझ आ गई है कि केस हल हो गया है, उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो गए चुके हैं। वो भी इसी सिलसिले में बात कर रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। मुंतहा के स्कूल से आती हुई कॉल देखकर वो परेशान हुआ। उसने मोबाइल खान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर वो परेशान हुआ। क्या मतलब है, आप लोग सोए हुए थे क्या? वो गुस्से में चला चिल्लाया, स्कूल से मुंतहा गायब हो गई है, वाहन जल्दी चलो। सारी पुलिस की गाड़ियां निकल चुकी थी और वो पागलों की तरह पूरे शहर में मुंतहा को तलाश करने लगा। सीसीटीवी फुटेज चेक करवा ली गई थी, मगर कहीं पता नहीं चल रहा था उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था, वो कहाँ चली गई थी। वो पागल होने लगा था। वो तो मुंतहा को एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता था। पूरा दिन गुजर चुका था मगर मुंतहा के बारे में कुछ भी पता ना चल रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर वो पागलों की तरह उसे तलाश करना चाहता। एक लम्हे के लिए भी वो नहीं सोया और राहन उसकी हालत देख रहा था। 2 दिन में
उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे थे। रोहान कहने लगा, देखो परेशान मत हो, मुंतहा मिल जाएगी। और आज पहली दफा उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। मैं बेबस होता जा रहा हूँ। मैं इस केस से पीछे हट जाऊंगा, मुझे बस मेरी मुंतहा चाहिए। क्या हो गया है? रोहान कहने लगा। और अगले लम्हे रोहान के वो कंधे से लग गया। मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। मेरी उसमें अब जान बसने लगी है और मुझे कुछ हो रहा है। मुझे बस वो चाहिए। परेशान मत हो, मिल जाएगी। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टेंशन मत लो। अगर वो सगे बेटे की सगे भाइयों को मार सकते हैं तो फिर वो एक मासूम बच्ची। मुझे क्या हो रहा है? अच्छा टेंशन मत लो। वो नरमी से उसे समझाने लगा। टाइम गुजरने लगा। 2 दिन गुजर चुके थे मगर मुंतहा के बारे में कुछ पता ना चल सका। 2 दिन बाद उसके मोबाइल पर कॉल आई। अगर इस बच्ची की जिंदगी चाहते तो जो सारे सबूत तुम्हारे पास है वो लेकर हमारे पास आ जाओ। वो सबूत हमें दे दो, हम तुम्हें बख्श देंगे और वो बच्ची तुम्हें दे देंगे। दूसरी तरफ आने वाली आवाज वो अच्छी तरह पहचान चुका था। ये उसके बाप की आवाज थी। ठीक है, मैं सारे सबूत लेकर आऊंगा। उसने मोबाइल कान के साथ लगाया। आंखों में खून उतरने लगा। इतना आसान है क्या मुझे धोखा देना? उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उन्होंने जानबूझकर उस बच्ची को अगवा किया था ताकि उसके तरीके उस केस को क्लोज करवाया जा सके। इतना आसान नहीं है। मैं अकेला जाऊंगा नहीं। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सबूत लेके मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्हें कैसे यकीन आएगा? बस मेरा इशारा होगा, सारे पुलिस वाले वहां पर आ जाएंगे। वो अपना सारा प्लान उसे बताने लगा। और रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब एक अकेली गाड़ी उस सुनसान इलाके में रुकी और वो हवेली की तरफ जाने लगा। उसे हवेली में बुलाया गया तो उसके बाहरी बूटों की आवाज हवेली में गूंजने लगी। एक एक सीढ़ी चलता वो ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आया। जब अचानक गोली चलने की आवाज आई तो वो एक साइड पे हो गया, मगर फिर भी गोली उसके बाजू को छूकर गुजर गई। उसे तकलीफ का एहसास हुआ। उसी लम्हे पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी और यके बाद देकर सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके थे। कमरे का दरवाजा खुला। सामने वो बेड के साथ बंधी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास आया। वहां पर भी बाकी सबको पकड़ लिया गया था क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो सारे पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आएगा। उसके अपने बाजू से खून बह रहा था मगर वो उसे जल्दी से खोलता हुआ उसके बेजान वजूद को अपनी बाजुओं में उठा लिया। मुंतहा मुंतहा उसकी पेशानी पर बोसा देते वो अपने सीने से लगा गया। रोहान कहने लगा, यहाँ सब संभाल लेंगे, इन्हें पकड़ लेंगे। बाकी सब तुम जाओ यहाँ से और उसे लेकर फौरन से। मुंतहा को लेता हुआ वहां से बाहर चला गया। जल्दी से उसे गाड़ी में लटाया, उसके सर को अपनी गोद में रखा। बाहर पार उसके गाल को थपथपा रहा था। उसे आज पहली दफा अंदाजा हो रहा था कि आज से पहले भी उसे हवेली से निकाल के ले गया था मगर आज मुकम्मल तौर पर उसके जज्बात मुंतहा के लिए बदले हुए थे। मुंतहा, आंखें खोलो। मुंतहा। उसके हाथों को सहलाता एक घंटे का सफर आधे घंटे में तय करता। उसे अपने बाजू में उठाता अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वो पागल होने लगा था। एक लम्हे के लिए वो मुंतहा को खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। मुंतहा, आंखें खोलो। मुंतहा को स्ट्रेचर पर लिटाते वो मुसलसल उसकी गाल को थपथपा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। आहिस्तगी से उसके हाथ की हथेली पर बोसा दिया। मुंतहा, डॉक्टर कहने लगी, देखे प्लीज आप बाहर जाए, हम देख रहे हैं। उन्हें उनकी पेशानी पर चोट लगी हुई थी। हाथों पर भी वो काफी ज्यादा जख्मी हुए हुए थे, बाजू भी। वो सब देख रहा था। उसके जख्म से बेदर्दी से मारा गया था। वो मासूम सी छोटी सी बच्ची। उसका दिल कटने लगा। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगा। कितनी वो तकलीफ से गुजर रही थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। उसे रोहान को कॉल की। रोहान कहने लगा, बस वो पकड़े गए हैं, केस फाइनल हो जाएगा अदालत में। लेकिन मुंतहा का वहां पे होना बहुत जरूरी है मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और परेशान मत हो, बस दुआ करो मुंतहा ठीक हो जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम रो रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी मुंतहा इस वक्त तकलीफ में है। शुमाइला बेगम भी आ चुकी थी। अलीशा भी आ गई। अलीशा कहने लगी, भाई वो ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। शुमाइला बेगम अपनी बेटे की बिखरी हुई हालत देखकर कहने लगी, बेटा वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह सीज है, बल्कि अलीशा से बढ़कर मेरे लिए है। तुम परेशान मत हो, हमारी दुआएं उसे बचा लेंगी। उसने गहरी सांस ली। कमरे का दरवाजा खुला। वो सामने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। उसकी पेशानी पर उसके बाजुओं पर पट्टी बंधी हुई थी। धीरे धीरे चलता उसके पास आया। आकर उसके हाथ पर बोसा दिया। मेरी जान, मेरी जिंदगी, आंखें खोलो ना।
उसने मुंतहा की पेशानी पर बूसा दिया। मुंतहा ने हल्की हल्की आंखें खोल कर देखा। वो शख्स उसके पास था, मोहब्बत से उसे दिख रहा था। 2-3 दिन बाद उसे ठीक से होश आई तो उसे अदालत में पेश किया गया। उससे पूछा गया कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो उसे यही कहा कि मुझे हमेशा अफान के साथ रहना है, ये मेरे शौहर है। उसके दादा जान ने जो कुछ भी किया था, अपने सगे बेटे तक की जान लेनी थी, सिर्फ नफरत की आग में, जिद की आग में। तो दोनों ने अपनी मर्जी की थी, जिसकी वजह से वो अपने सगे बेटों से नफरत करने लगे थे। उन्हें फांसी की सजा हो गई थी, जबकि वो मुंतहा को लेकर अपने घर आ गया। सारे खतरे टल चुके थे, मगर वो बहुत ज्यादा अभी भी डरी हुई थी। आधी रात को उठकर चिल्लाने लग जाती और वो इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगी कि देखे, पहले तो इनकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मों से भरी हुई है, इनकी पेशानी पर भी चोट लगी हुई है। ये जब तक जख्म ठीक नहीं होंगे तब तक ये जहनी तौर पर ऐसे ही डिस्टर्ब रहेंगी। जब भी इन्हें जख्मों पे पेन होगा तब तब ये ऐसे ही डरती रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर वो कहने लगा, ये कब तक ठीक हो जाएंगी? इनकी कंडीशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। डॉक्टर कहने लगी कि जितना प्यार मोहब्बत से इन्हें रख सकते हैं, इन्हें अपनायत का एहसास दिलाए। ये इन्हें एहसास दिलाए कि आप हमेशा हर वक्त इनके पास होते हैं, तो फिर ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। वो उसकी तरफ देखने लगा, जो कि बिल्कुल खामोश उसके पास बैठी हुई थी। पहले पहल वो बातें कर लेती थी, मगर अब बिल्कुल ही खामोश होती जा रही थी। रात को काफ़ी देर तक वो घर वापस आया। वो अपने कमरे में आया तो वो बेड पर घुटनों में सर दिए रखे हुए बैठी हुई थी। वो चलता हुआ उसके पास आया। मैं आपको बाहर ले जाता हूँ आइसक्रीम खिलाने, अलीशा भी बोल रही थी। लेकिन अब अलीशा तो सो चुकी है, लेकिन आपको ले जाता हूँ। वो जाग रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है, आप मुझसे नाराज है? उसके सामने बैठता हुआ बोला था। उसे नफी में सर लाया और वो उसके करीब बैठ गई और उसके गले में अपने बाजू डालते हुए उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया। वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। क्या हो गया मुंतहा? मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता। मुंतहा, वो नरमी से उसे पुकारने लगा, मगर वो कुछ नहीं बोली। तो उसे बाजू में उठाता बाहर लेकर आया। गाड़ी का दरवाजा खुला, चले बैठे। उसे लेकर बाहर बेंच पर आया। वहां पर उसके साथ चलते वो आइसक्रीम खा रही थी, मगर बोल फिर भी नहीं रही थी। गीली गीली रेत पर पाँव रखते वो शख्स बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अब बताए मुझे क्या हुआ? उसने कहा, टाइम क्या होने वाला है? देखो मेरी जान, 12 बजने वाले हैं। उसने नरमी से कहा, और आपको पता है अभी जैसे 12 बजेंगे ना, मेरी बर्थडे है, मुझे कोई विश करने वाला नहीं। वो निगाहें झुकाते हुए बोली, सच में? मैं हूं ना विश करने वाला। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला था और उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर पर कॉल करने लगा। रोहन, जल्दी से एक अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ना रेस्टोरेंट तैयार करो और मुझे ना लोकेशन भेज दो। बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर काम होना चाहिए। उसे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आप सच में मुझे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? उसकी आंखों में चमक आई। बस बात में सर हिलाने लगा। इस वजह से मेरी गुड़िया इतनी परेशान थी। अभी हम करते हैं ना। उसे साथ ही साथ शुमाइला बेगम और बाकी फैमिली वालों को भी कॉल कर दी थी। वो लोग भी पहुंच गए और उसने अलीशा की तरफ देखा। अलीशा को देखते वो खुश हो जाती थी। सब उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हुए थे और वो उस रेस्टोरेंट को देखने लगी जहाँ शायद पहले भी कोई पार्टी हो चुकी थी और सजावट होने में वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और उसकी बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। शुमाइला बेगम अहमद साहब ने उसे यूं एहसास करवाया था जैसे उसके सगे माँ बाबा है। आलिशा ने मुस्कुराती उसे गिफ्ट दिया और कहने लगी, देखो आज मैं अपनी नींद से जाग कर तुम्हारे लिए स्पेशल आई हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसे बोली तो अलीशा के गले लगी। उसने मुस्कुराते हुए अफान को देखा। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब लोग वापस चले गए, लेकिन वो अभी तक अफान के साथ थी। अफान उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब बताए, और कोई डिमांड होगी तो मैडम की वो भी पूरी करूंगा। उसके करीब होते हुए उसके गाल पर अपने लब रखे मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी आंखों में चमक और खुशी देखकर अफान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आप बहुत अच्छी हैं। अब आपके बाद आपने ऐसे ही उदास नहीं होना। आपकी उदासी मुझे बहुत बुरी लगती है, और ना आप उदास होंगी तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। नहीं, आप मुझे खुश रखते हैं तो मैं आपको भी खुश रखूंगी।
ये कहते वो उसके करीब हो गई। उसकी पेशानी से पेशानी टिकाता वो बच्चों की तरह से अपने करीब कर गया। मेरा प्यारा सा बच्चा, ये कहते उसकी गाल को छुआ था और वो मुस्कुराने लगी। अब घर चले? उसने इस बात में सर हिला दिया। अफान, जो एक हद दर्जा का संजीदा मिजाज पुलिस वाला था, जब से मुद्दहा उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी तब से वो बदल गया था। मुद्दहा के साथ बच्चों जैसी शरारतें करना, उसकी मोहब्बत को महसूस करना, उसे मोहब्बत देना। अगर शायद अफान की फैमिली वाले ना होते तो उदास लड़की बन जाती। शायद जिंदगी में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता। अगर अफान की फैमिली ने अरफान की मोहब्बत से एक मजबूत लड़की लड़की के रूप में ढाल दिया और वो वक्त के साथ साथ अफान से मोहब्बत करती, उससे इश्क करने लगी।